चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम जानेंगे कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर मौजूद लाखों करोड़ों जीवों की इस विशाल दुनिया को कैसे समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें एक बड़ी उलझन से निकालकर एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था तक ले जाती है। जरा सोचिए, गहरे समंदर से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हमारी पृथ्वी के हर कोने में जीवन है। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल तक ये विविधता वाकई हैरान कर देने वाली है। और इसी ने वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, 18 लाख, ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें वैज्ञानिक आज तक खोज और समझ पाए हैं। और मजे की बात यह है कि ये नंबर हर दिन बढ़ रहा है, क्योंकि हम लगातार नई नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इन लाखों प्रजातियों का हिसाब किताब कैसे रखा जाए। अगर हर जीव का हर जगह पर अलग अलग नाम हो तो सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका कोई हल है क्या? तो समस्या शुरू होती है स्थानीय नामों से। जैसे एक ही पौधे को कहीं पर गेंदा कहते हैं तो कहीं और उससे किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। एक ही जानवर के अलग अलग इलाकों में कई नाम हो सकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब कल्पना कीजिए कि भारत का कोई वैज्ञानिक जापान के किसी वैज्ञानिक से एक खास पौधे पर बात करना चाहता है। अगर दोनों अपने अपने लोकल नामों का इस्तेमाल करें तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो एक ही पौधे के बारे में बात कर रहे हैं। ये तो पूरी तरह से एक केओस यानी अरायकता की स्थिति है। इस पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार और सरल सा समाधान सामने आया, और इसका श्रेय जाता है एक महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस को। उन्होंने एक सिस्टम दिया जिसे कहते हैं द्विपद नाम पद्धति या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नाम से ही साफ है, द्वि मतलब दो, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हर जीव को दो हिस्सों वाला एक वैज्ञानिक नाम देता है, और ये नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है। हर वैज्ञानिक, चाहे वो किसी भी देश का हो, इसी एक नाम का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही आम और सबका पसंदीदा फल लेते हैं, आम। हम इसे हिंदी में आम कहते हैं, अंग्रेजी में मैंगो, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इसका सिर्फ एक ही नाम है, मैंगीफेरा इंडिका। अब ये नाम रखने के 4 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। पहला, नाम लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। लैटिन इसलिए क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है, मतलब इसके शब्दों के अर्थ समय के साथ बदलते नहीं हैं। दूसरा, नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला है वंश यानी जीनस और दूसरा है प्रजाति यानी स्पीशीज। तीसरा, वंश का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा, जैसे मैंजीफेरा में एम। और चौथा, प्रजाति का नाम हमेशा छोटे लेटर से शुरू होगा, जैसे इंडिका में आई। देखा कितना सरल और असरदार है। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी भाषा बोली जा रही है, मैंगीफेरा इंडिका का मतलब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा आम ही रहेगा। ये विज्ञान की अपनी यूनिवर्सल भाषा है। तो ये तो हुई नाम की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नाम एक बड़े वर्गीकरण सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं। ये सिर्फ नाम देने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवों के आपसी रिश्तों को समझने के बारे में भी है। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इसे समझने का। सोचिए जैसे हर किसी का एक पोस्टल एड्रेस होता है, मकान नंबर, गली, शहर, राज्य, देश। ठीक वैसे ही हर जीव का एक बायोलॉजिकल एड्रेस होता है, जो उसे जीवन के विशाल नक्शे पर उसकी सही जगह बताता है। तो इस पते की शुरुआत होती है सबसे छोटी और सबसे खास यूनिट से, प्रजाति यानी स्पीशीज। ये जीवों का वो समूह है जिसमें सबसे ज्यादा समानताएं होती हैं। जैसे हम सभी इंसान एक ही प्रजाति के हैं, होमो सेपियंस। इससे एक पायदान ऊपर आता है वंश यानी जीनस। इसमें एक जैसी आपस में मिलती जुलती प्रजातियों को एक साथ रखा जाता है। उदाहरण के लिए शेर और बाघ अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें इतनी समानताएं हैं कि उन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाता है। और ये रहा एक शानदार उदाहरण, शेर पैंथेरा लियो, तेंदुआ पैंथेरा पार्डुस और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस। ये तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हैं। इसलिए इन सभी को एक ही वंश पैंथेरा में रखा गया है। अब सीढ़ी पर एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और हम पहुंचते हैं कुल यानी फैमिली पर।
इसमें एक जैसे वंशों को एक साथ रखा जाता है, जैसे पैंथेरा वंश जिसमें शेर, बाघ जैसी बड़ी बिल्लियां हैं, और फेलिस वंश जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं। इन दोनों को एक ही कुल फेलिडी में रखा गया है। अगला लेवल है गण यानी ऑर्डर। यहाँ पर एक जैसे कई कुलों को एक साथ लाया जाता है, जैसे फेलिडी बिल्लियों का कुल और कैनिडी कुत्तों का कुल। दोनों ही मांसाहारी हैं, इसलिए इन्हें एक ही गण कार्निवोरा में रखा गया है। वर्ग यानी क्लास में एक जैसे गणों को शामिल किया जाता है, जैसे गण कार्निवोरा जिसमें शेर और कुत्ते हैं, और गण प्राइमेट जिसमें बंदर और इंसान आते हैं। इन दोनों को एक ही वर्ग मैमेलिया में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये सभी स्तनधारी हैं, यानी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। संघ या फाइलम एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। जैसे संघ कॉर्डेटा में वो सभी जानवर आते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें मछलियां, पक्षी, सरीसृप और हम स्तनधारी सभी शामिल हैं। और आखिर में हम इस सीढ़ी की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंचते हैं, जगत यानी किंगडम। ये सबसे बड़ी और सबसे व्यापक कैटेगरी है। दुनिया के सभी जानवरों को किंगडम एनिमेलिया में और सभी पौधों को किंगडम प्लांटी में रखा गया है। तो इस पूरी सीढ़ी का सार क्या है? सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम प्रजाति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच की कॉमन बातें कम होती जाती हैं। एक प्रजाति के जीव लगभग एक जैसे होते हैं, जबकि एक जगत में आने वाले जीवों में बस कुछ ही बुनियादी समानताएं होती हैं। तो अब तक जो कुछ भी हमने समझा है, उसे एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए पता लगाते हैं कि हम यानी इंसान और हमारा उदाहरण आम का पेड़ इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होते हैं। उनका पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस क्या है। ये देखिए, ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। हम और आम जगत के लेवल पर ही अलग हो जाते हैं, एक एनिमेलिया दूसरा प्लांटी, और फिर नीचे आते आते दोनों का अपना एक खास और यूनिक जैविक पता बन जाता है, जो प्रजाति पर जाकर खत्म होता है। ये हमारी उस अराजकता से व्यवस्था तक की यात्रा का एक बेहतरीन नतीजा है। और अंत में एक जरूरी बात, ये जो पूरा सिस्टम है ये पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, हम डीएनए और जीवों के विकास के बारे में नई नई बातें सीख रहे हैं, और उसी हिसाब से हमें इन कैटेगरीज में बदलाव करने पड़ते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान कोई जवाबों की किताब नहीं, बल्कि खोज का एक न रुकने वाला सफर है।